जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है, ये बेसिकली उन बच्चों को विशेषकर टारगेट करके बनाया गया है जो क्लास 10th में है और 13 सितंबर के लिए हिंदी ए के वीकली टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपका हिंदी ए के लिए जो 13 सितंबर में जो वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिजाइन कर कर आपके लिए लेकर आए हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वीडियो में भी रहेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर देन जाके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चन, ये आपका उत्साह नाम का जो कविता है आपका क्लास 10 के बुक में, उससे पिक किया गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, लिखा है उत्साह कविता के कवि कौन है। देखो, कविता के कवि कौन है या फिर पाठ के जो लेखक कौन है, इससे एक प्रश्न दो प्रश्न आपका रहता ही रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चाहे आपका वीकली टेस्ट की मैं बात करूं, चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम की मैं बात करूं, चाहे आपका फाइनल एग्जाम की मैं बात करूं, बोर्ड एग्जाम की, हर एक एग्जाम में कवि और कविता से आप मैंने कवि के कविता हो गया, ठीक है ना, मतलब जो भी कविता लिखते हैं उनका जो कवि हो गया, और पाठ जो लेखक लिखते हैं उनका नाम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आप लोग सारे कविता के कवि और पाठ के लेखक के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, उत्साह कविता के जो कवि थे वो कौन थे, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ठीक है, तो ख नंबर का जो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है। तो किसको संबोधित किया है, तो सबको पता है कि उत्साह कविता ने कवि ने बादलों को संबोधित किया। आपका घ नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देख लो 3 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आप लोग मुझे इसका सही आंसर कमेंट कर जरूर बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क धरती होगा, कि ख आपका आकाश से होगा, ग आपका कवि से होगा, कि घ इनमें से कोई नहीं होगा। देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर क ख ग घ में से लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर के प्रश्न में, और बाकी इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब मैं वीडियो लूंगा। ठीक है, क्लास 10 का। अच्छा, लिखा है कि कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है। तो जो कवि है वो बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा है, सिर्फ बरसने के लिए नहीं बोलता, वो बोलता है कि गरज के साथ बरसो, यानी कि गरजने के साथ साथ बरसने को कहता है कवि। ठीक है, तो इसलिए क नंबर का ऑप्शन यहाँ पे जो गरजने के साथ बरसने को, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फटाक से बच्चा क्या करता है, गगन, गगन का मतलब आकाश होता है, आकाश का पाताल मार देता है, ग नंबर मार के चला आता है, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि गौर से देखो, यहाँ पे आपको विलोम शब्द या उल्टा शब्द नहीं पूछा, यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द पूछा है, यानी सिमिलर शब्द। ठीक है, कि गगन को और क्या नाम से बोला जाता है। गगन को हम लोग आकाश बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क नंबर का आकाश, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग देखा जाए तो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न है, परंतु मैंने इसको सब्जेक्टिव में रखा है, जिसको हम लोग वन वर्डर क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो चलिए कर लेते हैं। लिखा है कि कवि किसको गरजने के लिए कह रहा है। सबको पता है बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते 2 नंबर के प्रश्न पर। यहाँ पे लिखा है कि कवि बादल को गरजने के साथ बरसने के लिए क्यों कह रहा है। देखो ये प्रश्न जो है, ये तो अभी शॉर्ट में आपको आंसर दिख रहा होगा, देख लो क्या लिखा है कि बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए। ये तो हो गया एक लाइनर का आंसर। ठीक है, परंतु इसका बड़ा आंसर भी बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि कवि ने कविता में ललित ललित किसे कहा है। तो ललित ललित किसको कहा है, बादलों को कहा है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है कि धरती के लोग विकल विकल क्यों है। अब देखो विकल विकल शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, या फिर बोलो कि विकल विकल क्यों है। तो भाई साहब अत्यधिक गर्मी के कारण विकल विकल शब्द का उपयोग किया गया। जो हमारा गर्मी बढ़ रही इतना ज़्यादा, उसके लिए विकल विकल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपके पास यहाँ अत्यधिक गर्मी के कारण, यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी 5 नंबर के प्रश्न पर लिखा है कि बादल के बरसने के साथ धरती पर क्या परिवर्तन आ रहा है। तो बादल के
बरसने के साथ क्या परिवर्तन आता है, धरती शीतल हो जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि धरती पर शीतलता छा जाती है, यानी कि धरती ठंडा हो जाता है। चलिए अब कुछ हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चंस यानी कि जो 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। लिया कि कवि बादल को गरजने के साथ बरसने के लिए क्यों कह रहा है। देखो ये प्रश्न आ गया ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज में। देखो यहाँ पे लिखा है कि कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है। जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वो क्या चाहते हैं कि धरती पर बड़ा बदलाव चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है, इसीलिए कवि बादलों को गरजने के साथ बरसने के लिए भी कहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि कवि बादल के बहाने किसमें उत्साह भरना चाहता है। तो देखो कवि जो है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, वो बादलों के बहाने, यानी कि कविता में तो बादल का शब्द उपयोग किया गया, परंतु उस बादल शब्द किसके लिए इंडिकेट करके उन्होंने यूज किया गया है, यानी किसको बोल रहे हैं वो, ठीक है। बादल के सहारे किसमें उत्साह भरना चाहते हैं, तो वही चीज क्वेश्चन है आपका। तो बाकी इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, लिखा है कि कवि बादल के बहाने सभी जन जीव, यानी कि जितने भी इस धरती में जीव जंतु है उनमें उत्साह भरना चाहता है, ठीक है। जो अत्यधिक तापमान से व्याकुल परेशान है, जो कि जाहिर सी बात है अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रहा है, जो कि गर्मी के कारण अत्यधिक परेशान है, जिसमें जीवन के प्रति हताशा और निराशा छाई हुई है। अत्यधिक ताप से पेड़ पौधे वनस्पति मुरझुराने सूखने लगे हैं, उनमें उत्साह और जोश भरना चाहते हैं, ठीक है। यही गर्मी के कारण जो हमारा जीव जंतु है इस पेड़ पौधे इस धरती में, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो उन्हीं में उत्साह और उमंग भरना चाहते हैं बादलों का सहारा लेके, ठीक है। तो यही छोटा सा बस उसका सार हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है कि बादल और उत्साह शब्द एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। आपको बताना है कि बादल और जो उत्साह शब्द जो यूज किया गया है कविता में, ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर सीधा सीधा हो जाए। देखो आकाश में बादल छाना आशा और उम्मीद को जगाता है। जाहिर सी बात है अभी जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, अगर आकाश में जिस दिन बादल आता है ना उस दिन लगता नहीं चलो गर्मी कम होगी क्योंकि बारिश होगी, तो वो एक आशा और एक उम्मीद देती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यही एक रीजन है क्योंकि देखो भाई साहब बादल आने से हमें आशा और उम्मीद मिलती है, उसी को हम लोग भाई साहब इसीलिए क्या करते हैं, बादल को हम लोग उत्साह शब्द का उपयोग करके संबोधित करते हैं, फिर बोलो कि वो दोनों आपस में पूरक है, क्योंकि हमारा उत्साह बढ़ जाता है बादल आने से, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देख लो कि जो असहनीय गर्मी से परेशान है, अत्यधिक तापमान से व्याकुल, जीवन की आखिरी उम्मीद की आस में है, जब तप्त धरती को बरसात का पानी मिल जाता है तो उनमें उम्मीद जगती है, जाहिर सी बात है, और जीवन में जीने के प्रति जोश और उत्साह बढ़ता है। वही चीज़ मैंने बोला, जैसे कि अभी जिस टाइम से गर्मी, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, अगर किसी दिन अगर बादल आ जाए तो हमारे अंदर एक अलग सा उत्साह, एक उमंग जग जाता है कि भाई साहब चलो अब मौसम ठंडा करेगी क्योंकि बारिश होगी, ठीक है। तो वही चीज़ इसी कारण से बादल और उत्साह आपस में एक दूसरे के पूरक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अतः बादल और उत्साह दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। तो भाई साहब सीधा सीधी बात है कि देख लो, कवि बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याय मानता है। जो कवि है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये बादल जो होता है ये क्रांति का पर्याय मानता है, ठीक है ना। इसी कारण से उसे इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण संपूर्ण जगत के लोग एवं अन्य जीव अपने जीवन के प्रति आशा और उम्मीद खो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए सामान्य रूप से बादल का बरसना काफ़ी नहीं है, इसके लिए कभी बादल को बरसने के साथ साथ गरजना भी कहते हैं। जिस प्रकार से लोग हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो सिर्फ बारिश उनका इलाज नहीं है, साथ ही साथ उनको गरज भी लाना पड़ेगा, जिससे लोगों को ये मैसेज मिले, ये प्राप्त हो कि भाई साहब अभी ज़िंदगी बची हुई है, ठीक है, ज़िंदगी में बहुत जोश बाकी है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या कहते हैं, जो कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो कहते हैं कि भाई साहब सिर्फ बरसने से काम नहीं चलेगा, बादल को गरजना भी पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। जाहिर सी बात है कि देख लो, अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु त्रस्त हैं, त्रस्त मतलब परेशान है, सीधा सीधी बात है। उसमें जीवन के प्रति आशा, उत्साह और उमंग खत्म सा हो गया है। इसके जीवन में फिर से पहले जैसी उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ तो सिमिलर चीज़ें हैं और बहुत ही आसान वर्डों में लिखा हुआ है, जो कि आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। चूंकि उत्साह कविता बादल को संबोधित है, सीधा सीधी बात है कि उत्साह कविता पूरे के पूरे बादल को संबोधित करता है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है।
बाकी अगर आपके माइंड में अगर कुछ ऐसा है कि इस कविता का शीर्षक कुछ और रख सकते हैं जो बेटर होता, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये जो भी मैं ले रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मैं भी आपको बताया, ये सब आपका यूनिट टेस्ट में तो आने के चांसेस है ही, ठीक है। बाकी अगर कोई सा भी क्वेरी, कोई सा भी डाउट अगर आपके मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।